हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लेंगे जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। सक्सेस हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन आपकी फेलियर यानी असफलता हमेशा आपको सबके सामने ही तमाचा मारती है। देखिए, जो सफलता का जो अनुभव है वो आप वाकई में अकेले ही अनुभव कर सकते हैं। उसकी आत्मभूति आपको अकेले में ही होगी। लेकिन जो असफल व्यक्ति होते हैं उनको जो ताने हैं वो सबके सामने दिए जाते हैं। वो आप उसको अनुभूति आपके सबके सामने भी होगी, अकेले में भी होगी। इसलिए अगर आपको उस अनुभूति को नहीं पाना है तो आप निश्चित तौर पर मेहनत करिए और सफलता की ओर अग्रसर होइए और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी भी। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है, देश में ही होगा क्रूज मिसाइल असॉल्ट राइफल्स से लेकर रडार तक का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना की ऑपरेशनल क्षमता पर नहीं पड़ेगा असर। दूसरी न्यूज़ है कि अब किसान भी बनेंगे उद्यमी, और ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और तीसरा है, इसी माह शुरू हो जाएगा राम मंदिर निर्माण। तो चलिए पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। देश में होगा क्रूज मिसाइल असॉल्ट राइफल से लेकर रडार तक का निर्माण। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों और हथियारों के आयात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अलग अलग श्रेणी के हथियारों और उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध तरीके से अगले 4 साल में यह पाबंदी लागू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इन रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक से देश में रक्षा उत्पादन के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। क्रूज मिसाइल से लेकर हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर व असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक का निर्माण देश में ही किया जाएगा। स्वदेशी रक्षा क्षेत्र को बड़ी छलांग देने के साथ ही हथियारों की आपूर्ति के लिए विदेश निर्भरता घटाने की दिशा में सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा कदम है। नेक्स्ट है, अब किसान भी बनेंगे उद्यमी। पिछले कुछ महीने में बड़े कृषि सुधार की राह बनाने के बाद अब सरकार किसानों को सीधे उद्योगों से जोड़ने की तैयारी में जुट गई है। रविवार को हल षष्ठी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री फंड लॉन्च किया है, जिसमें सरकार छोटे किसानों को पूरी तरह बिचौलियों और कमीशन खोरों से मुक्त करने में जुटी है। एग्री फंड भी इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके माध्यम से किसान समूहों को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 2 करोड़ तक का ऐलान या लोन मिलेगा। यूँ तो यह लोन केवल किसान समूहों के लिए है, लेकिन कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इस लोन के ब्याज पर सरकार की ओर से 3% की रियायत मिलेगी। खेती और किसान आर्थिक व राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों की ओर से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश भी होती रही है। नेक्स्ट है कि इसी माह शुरू हो जाएगा मंदिर का निर्माण। भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण शुरू होने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होती दिख रही है। राम मंदिर निर्माण जल्द ही यानी इसी माह शुरू हो जाएगा। निर्माण पर अमल शुरू होने से पूर्व प्रस्तावित मंदिर की नींव की डिजाइन जरूरी है। मंदिर निर्माण कराने वाली भवन निर्माण के क्षेत्र की शीर्ष कंपनी लॉर्सन एंड टर्बो के दिग्गज इंजीनियर न्यू डिजाइन फाइनल करने में जुटे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार 1 सप्ताह के अंदर डिजाइन फाइनल होगी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर की नींव की मजबूती को लेकर बहुत सजग है। जिस नींव पर भव्य, ऐतिहासिक और लाखों टन पत्थरों का भार रखना है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय शुक्रवार को ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नींव मजबूती की मिसाल होगी। वहीं आकार वृद्धि के 4 लाख घन फीट पत्थर की जरूरत बताई गई है। तो ये नेशनल न्यूज़ की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नेशनल पेज की। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इसमें 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है, बेरूत में दूसरे दिन भी जारी रहा हिंसा का दौर। और दूसरी न्यूज़ है, महिंद्रा पक्षे ने ली श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ। लेबनान की राजधानी बेरूत में विनाशकारी विस्फोट के बाद सरकार के खिलाफ हिंसा का दौर रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। संसद के पास पथराव कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
टीवी फुटेज में दिखाया गया है कि संसद चौराहे के एक प्रवेश द्वार पर घेराबंदी वाले क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। संघर्ष के दौरान एक पुलिस अफसर की मौत हो गई जबकि 238 घायल हो गए। दूसरी न्यूज है, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने रविवार को 9वीं संसद के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने महिंद्रा राजपक्षे को शपथ दिलाई है। तो इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, दिखने लगा चीनी वस्तुओं के देशव्यापी बहिष्कार का असर। इस वर्ष आयात में बढ़ोतरी नहीं, अप्रैल के बाद तेजी से हुई है गिरावट। और दूसरी न्यूज़ है, यहाँ पर होगा मैप के तहत सीबीडीटी के नए दिशा निर्देश जारी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। यूं तो कोरोना के कारण इस वर्ष चीन से होने वाले आयात में पिछले वर्ष के मुकाबले कमी रही, लेकिन अप्रैल के बाद यह गिरावट तेजी से बढ़ी है। इस वर्ष मई जून में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से तनातनी के बाद चीनी सामान के खिलाफ बने माहौल के बाद निर्यात में उल्लेखनीय कमी आई है। आंकड़े चीन की सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स को भी आईना दिखाते हैं, जिसका दावा है कि चीन से भारत के आयात में कमी नहीं हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं जो भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत ने इस वर्ष जून में चीन से 4.7 अरब डॉलर मूल्य का आयात किया है। इसके विपरीत भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जून में चीन से सिर्फ 3.32 अरब डॉलर मूल्य का आयात हुआ है, जो पिछले वर्ष जून के मुकाबले 43.73% कम है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से अभी जुलाई का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। अगर जुलाई के लिए ग्लोबल टाइम्स के 5.6 अरब डॉलर के आयात को सही मान लेते हैं तो भी यह पिछले वर्ष जुलाई के आयात से काफी कम है। दूसरी न्यूज है, आयकर विभाग ने कहा है कि भारतीय टैक्स अधिकारी सीमा पार टैक्स विवाद मामले में वैधानिक अपीलीय संस्था ITAT के रिजोल्यूशन आदेश पर टिके रहेंगे। ये रिजोल्यूशन अभी परस्पर समझौता प्रक्रिया के तहत विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मैप पर एक दिशा निर्देश जारी किया है जो उन मामलों या स्थितियों को स्पष्ट करता है जिनमें भारत में मैप अपनाने की छूट होगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक मैप को ऐसी स्थिति में भी अपनाया जा सकेगा जहां भारतीय टैक्स अधिकारी देश के भीतर टैक्स चोरी रोकने संबंधी धाराओं का उपयोग करते हैं। उन मामलों के समाधान के लिए भी मैप का रास्ता चुनने की छूट दी जा सकती है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, चीन के खिलाफ दिखानी होगी एकजुटता। अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़े स्तर से निपटने में भारत को भी उन मूल्यों के प्रति और मुखर होना होगा जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों को एक कड़ी में पिरोकर रखते हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, यहां पर होगा कोरोना को मात देने की कारगर रणनीति। और कोविड-19 की रोकथाम में उत्तर प्रदेश ने उन देशों से बेहतर प्रदर्शन किया जिनकी जनसंख्या उसके बराबर है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा गया है उर्वशी प्रसाद, नीति आयोग के लोक नीति विशेषज्ञ, और शाश्वत सिंह, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी हैं। तीसरा आर्टिकल है आत्मनिर्भरता की मुहिम। जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने घोषणा की है निर्माण क्षेत्र में कि अब भारत में ही निर्माण होगा, उसी पर लिखा गया है यह तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। चीन के खिलाफ दिखानी होगी एकजुटता। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पिछले दिनों चीन को लेकर 2 टूक लहजे में दमदार भाषण दिया। उन्होंने चीनी जनता के साथ साथ विश्व में स्वतंत्र सोच रखने वाले देशों का आह्वान किया कि वे कम्युनिस्ट पार्टी की सोच में बदलाव लाने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि यदि इन देशों ने कम्युनिस्ट चीनी को नहीं बदला तो वह निश्चित ही इन सभी को बदल देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन रिश्ते में भविष्य का खाका स्वतंत्र विश्व व तानाशाही के बीच संघर्ष से तय होगा। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा की और सुझाया कि वाशिंगटन को बीजिंग के साथ बिना सोचे विचारे सक्रियता नहीं बढ़ानी चाहिए। इसके बजाय सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चीनी जनता को सशक्त बनाने पर
ध्यान देना चाहिए। बीजिंग ने स्वाभाविक रूप से इसका प्रतिवाद करते हुए प्रतिक्रिया दी कि पोम्पियो का भाषण वास्तविकता से कटा हुआ और वैचारिकता पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। दक्षिण चीन सागर में चीनी दावों को भी अमेरिका ने मुखर रूप से चुनौती देने का फैसला किया। पोम्पियो ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिकांश दावे पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस क्षेत्र में अशांति बढ़ाने के लिए उन्होंने बीजिंग को आड़े हाथे भी लिया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्ववर्ती अमेरिकी प्रशासन इस मामले में मुखरता दिखाने में हिचकता रहा है, जबकि ट्रंप प्रशासन ने बीजिंग के लिए एक रेखा खींच दी है। हांगकांग में नागरिक अधिकारों का दमन करने के लिए चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के बाद अमेरिका ने हांगकांग को दिया तरजीही व्यापार साझेदार का दर्जा समाप्त कर दिया है। जहां अमेरिका चीन रिश्ते पहले ही गर्त में जा रहे हैं, वहीं अमेरिकी चुनावी चक्रव्यूह को देखते हुए आने वाले समय में यह गर्त और गहरी हो सकती है। यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन को लेकर अमेरिका की नीति बदली हुई है, यहां तक कि ट्रंप की चुनावी हार के बावजूद असर नहीं दिखता है। अमेरिकी चीन के द्विपक्षीय रिश्तों की तासीर में कुछ खास बदलाव आएगा। तकरीबन 5 दशकों तक 6 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में चीन के प्रति सर्वानुमति वाली नीति पर अब विराम लगता दिख रहा है। एक समय अमेरिका का मानना था कि उसे चीन के उभार में सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए। इसके उलट अब आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और यहाँ तक कि अकादमिक मोर्चे पर चीन के साथ अविश्वास बढ़ा है। व्यापक रूप से यही माना जा रहा है कि व्यापार में चीन के अनुचित तौर तरीके और आक्रामक भू राजनीतिक कदमों को चुनौती देकर ट्रंप ने उचित ही किया है, क्योंकि अब जब तक दुनिया के सभी देश चीन की चुनौती के खिलाफ एकजुट होकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं आते, तब तक वे व्यापक विचारात्मक लड़ाई में मात खाते रहेंगे। इसके साथ ही नई दिल्ली का भी काम आसान होता है। हिमालयी क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे से निपटने की कवायद में भारत को भी उन मूल्यों के प्रति और मुखर होना होगा जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों को एक कड़ी में पिरोकर रखते हैं। पुरानी परिपाटी पर भरोसा करना भारत के लिए अब विकल्प नहीं रह गया है। दूसरी न्यूज़ है, यानी आर्टिकल है, कोरोना को मात देने की कारगर रणनीति। देश के कई राज्यों की जनसंख्या विश्व के कई देशों के बराबर या उससे भी अधिक है। लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा ही राज्य है जहां फिलहाल प्रति 10 लाख लोगों पर कोविड-19 के मरीजों की संख्या करीब 341 है और मृत्यु दर 7 है। अगर ब्राज़ील को देखें तो उसकी जनसंख्या करीब 21 करोड़ है और प्रति 10 लाख लोगों पर कोविड के रोगियों की संख्या 12,853 है और मृत्यु दर 443 है। ब्राज़ील और उत्तर प्रदेश की आबादी तो लगभग समान है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 987 प्रति वर्ग किलोमीटर है और ब्राज़ील का 241। ऐसे में कोरोना वायरस को तो ब्राज़ील के मुकाबले उत्तर प्रदेश को अधिक प्रभावित करना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में उत्तर प्रदेश ने उन देशों से बेहतर प्रदर्शन किया जिनकी जनसंख्या उनके समान और जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, जैसे कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान। हालांकि लगभग 21 करोड़ की जनसंख्या वाले नाइजीरिया का प्रदर्शन कई महत्वपूर्ण मामलों में उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है, लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व 210 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश की तुलना में काफ़ी कम है। आज उत्तर प्रदेश का केवल लखनऊ जनपद ही देश के प्रथम 30 जिलों में शामिल है जहां कोविड-19 के सबसे अधिक रोगी मिल रहे हैं। वहीं केवल कानपुर जनपद ही देश के उन प्रथम 25 जिलों में शामिल है जहां कोविड-19 से सबसे अधिक मृत्यु हो रही है। अगर महाराष्ट्र को देखा जाए तो वहां के 8 जिले देश के प्रथम 25 जिलों में शामिल हैं जहां कोविड-19 का सबसे अधिक आतंक है और 9 जिले उन प्रथम 30 जिलों के समूह में शामिल है जहां कोविड-19 से सबसे अधिक लोग मर रहे हैं। यह तुलना इसलिए की गई है क्योंकि महाराष्ट्र का जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के मुकाबले आधा है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके कारण यहाँ कोरोना की गति धीमी रही है। महामारी के अगले चरण के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश ने एक केंद्रीय कार्यनीति की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत हर जनपद में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाने, डोर टू डोर सर्वेक्षण कराने, सप्ताहांत में सफाई के लिए लॉकडाउन करने और हर सरकारी कार्यालयों में कोविड-19 सहायता केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्य में होटलों एवं निजी छात्रावासों को कोविड-19 देखभाल केंद्र में
परिवर्तित करके बेड संख्या भी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने मानकों और दिशा निर्देशों के अनुसार होम क्वारंटाइन के लिए भी अनुमति दे दी है। नेक्स्ट आर्टिकल है आत्मनिर्भरता की मुहिम। आयुध सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से की गई यह घोषणा समय की मांग थी कि कुछ हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर उन्हें देश में ही तैयार किया जाए। सही दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत होना चाहिए। जब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल की जा रही है, तब फिर यह आवश्यक है कि भारत अपनी जरूरत की रक्षा सामग्री का उत्पादन खुद करे। ध्यान रहे, आज के युग में किसी देश की महत्ता का आकलन इससे भी होता है कि वह अपनी जरूरत की रक्षा सामग्री का निर्माण स्वयं करता है या नहीं। रक्षा मंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार करीब 100 हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण अब देश में ही किया जाएगा। इस फैसले से हर चीज का आयात करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के साथ ही अगले 6-7 साल में हथियार और रक्षा उपकरण बनाने वाले स्वदेशी उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। इससे इस उद्योग को मजबूती मिलेगी और भारत को रक्षा सामग्री के आयात में कमी कर विदेशी मुद्रा खर्च कम करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब स्वदेशी उद्योग की ओर से तैयार रक्षा सामग्री गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरेगी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है आईपीएल की तैयारी में जुटे भारतीय खिलाड़ी। T20 विश्व कप टल चुका है और बीसीसीआई ने यूएई में आईपीएल कराने की घोषणा कर दी है। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक दुनिया भर के क्रिकेटर सबसे दिलचस्प क्रिकेट लीग में दमखम दिखाने उतरेंगे। लंबे समय से घरों में बंद खिलाड़ियों ने भी अब कमर कस ली है, वह मैदान पर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। शुरुआत में जहां सुरेश रैना, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को मैदान पर अभ्यास करते देखा गया, तो अब लीग के सभी प्रमुख भारतीय खिलाड़ी मैदान पर वापसी कर चुके हैं। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के भी रांची में अभ्यास शुरू करने की खबरें आई थी। तो ये आज का यानी 10 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।